लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम कुछ नया पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि पहले का कुछ आपको समझ आया होगा। और आज हम जो बात कर रहे हैं कि यदि कोई राष्ट्र स्वतंत्र है और लोकतांत्रिक है तो निश्चित रूप से वह अपने नागरिकों के लिए अधिक से अधिक कार्य करेगा। और निश्चित रूप से ये जो अधिक से अधिक कार्य किए जाते हैं नागरिकों के लिए, और उनके लिए यदि हम एक शब्द प्रयुक्त करें तो वो होता है अधिकार। अर्थात प्रत्येक राज्य अपने प्रदत्त अधिकारों यानी दिए गए अधिकारों के द्वारा ही आंका जाता है कि वह देश स्वतंत्र है या नहीं, वह देश प्रभुत्व है या नहीं। और आप जानते ही हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसके जीवन का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करना ही नहीं होता, बल्कि उसका जीवन का उद्देश्य यह भी होता है कि उसमें उसके अंतःकरण में जो गुण है, जो प्रतिभा है, उसके जो शौक हैं, जो इच्छाएं हैं, उनकी भी पूर्ति की जाए। तो यह पूर्ति करने का काम कौन करेगा? इसके लिए उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। और यह स्वतंत्रता जहां से प्राप्त होती है वह होता है उसका देश। और देश यदि इसको स्वतंत्रता प्राप्त कराता है, इसका मतलब उस नागरिक को अपने देश में कुछ अधिकार प्राप्त हैं। तो आज हम अधिकार से संबंधित कुछ जानकारियां लेंगे। कुछ राजनीतिक विचारकों ने इस अधिकार की भी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, और यह अपने देश काल के आधार पर होता है। कोई उदारवादी है, कोई लोकतंत्रात्मक है, कोई समाजवादी है, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हैं। तो हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। जैसे पहली परिभाषा है बोसांके की, अधिकार वे मांग हैं जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अधिकार वे मांग है, ये मांग किसके द्वारा की जाती है? नागरिकों के द्वारा की जाती है। राज्य इन्हें प्रदान करता है, समाज इसे स्वीकार करता है। इस प्रकार अगर ये अधिकार मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से ये जो अधिकार है इनका उपयोग नागरिकों के द्वारा स्वयं के हित के साथ साथ देश के हित में भी होता है। गवर्नर ने कहा है, अधिकार वे शक्तियां हैं जो नैतिक प्राणी होने के कारण मानव के कार्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है। निश्चित रूप से कल्पना करो एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूर्ण रूप से जकड़ दिया गया हो, बांध दिया गया हो, और फिर हम चाहें कि वह कार्य करे, तो जब तक उसको स्वतंत्रता नहीं है, कोई कार्य करने के अधिकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो कौन से कार्य कर सकता है? तो गवर्नर का भी यही कहना है कि ये जो अधिकार है ये उस व्यक्ति को दी गई शक्तियां हैं जिनके आधार पर वह कार्य करता है अपने विकास के। लास्की का कहना है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। लास्की का कहना, जैसा कि अभी मैंने कहा था कि किसी एक मनुष्य का जो सामाजिक प्राणी है, नैतिक प्राणी है, तो उसका जीवन का लक्ष्य मात्र अर्थोपार्जन ही नहीं होता, यानी पैसा कमाना ही नहीं होता, बल्कि अपने व्यक्तित्व का विकास करना भी होता है। और यह उद्देश्य वह समाज के लिए करता है, समाज में रहकर करता है। तो अतः सरकार उन्हें इससे संबंधित अधिकार प्रदान करती है ताकि वह अपने व्यक्तित्व का अधिक से अधिक विकास कर सके। तो इस प्रकार यह हो गई परिभाषा है। अब हम अधिकारों के लक्षण देखते हैं। तो यह लक्षण में पहला देखते हैं, ये सामाजिक स्वरूप है। जो अधिकार है वह सामाजिक स्वरूप है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो अधिकार है वह राज्य के द्वारा प्रदत्त होते हैं। यदि राज्य उनको प्रदत्त नहीं करता यानी देता नहीं है, तो यह केवल उसकी प्राकृतिक शक्तियां बन के ही रह जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि मनुष्य अपने सारे अधिकारों का जो उपयोग है वह समाज में रहकर करता है और उसका उद्देश्य भी समाज हित होता है, तो इस प्रकार यह जो अधिकार है इसका स्वरूप सामाजिक होता है। दूसरा, यह कल्याणकारी होता है। कल्याणकारी का अर्थ क्या होता है कि जो स्वतंत्रता या जो सुविधाएं मानव को दी जाती है वह उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए दी जाती है, और मनुष्य अपने व्यक्तित्व का जो विकास है वो लोकहित में ही करता है, तभी इसे ये अधिकार दिए जाते हैं। अन्यथा अगर वह लोकहित में कार्य ना करे तो उसके अधिकारों को कम भी किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि कल्याणकारी होने के ऐसे अधिकार जो
कल्याण के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को या किसी ग्रुप को, समुदाय को मद्यपान करने का, धूम्रपान करने का, जुआ खेलने का या देश हित के विरोध में कार्य करने का अधिकार नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार यह जो अधिकार का लक्षण है कि यह कल्याणकारी रूप में होता है। तीसरा होता है इसका लोकहित। लोकहित का अर्थ होता है कि ऐसा कार्य किया जाए जो केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही ना हो, बल्कि इससे प्रेरणा प्राप्त कर अन्य लोगों को भी लाभ हो। तो यह इसका लोकहित वाला रूप हुआ। और अंतिम है इसका सर्वव्यापकता। अधिकार का सर्वव्यापकता का अर्थ यह हुआ कि यह जो अधिकार है यह किसी एक व्यक्ति, वर्ग विशेष या समुदाय विशेष को नहीं दिया जाता, बल्कि देश में रहने वाले समस्त नागरिकों को, चाहे वो किसी रंग, रूप भेद, वर्ण भेद, भाषा, पहनावे, संस्कृति को मानने वाले हों, उनको सभी को समान रूप से ये अधिकार दिए जाते हैं। तो इस प्रकार आपको परिभाषा और रूप समझ आ गए हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब हम अधिकारों का वर्गीकरण करते हैं। काफी सारे अधिकार एक राज्य के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त किए जाते हैं, तो उनका वर्गीकरण देखें। पहला है नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार ऐसे को कुछ देशों में तो अधिकार माना ही नहीं गया है, क्योंकि ये जो अधिकार होते हैं इसमें राज्य कोई अधिकार नहीं देता, बल्कि ये प्रकृति प्रदत्त होते हैं, ऐसा मान ले। और यह उनके रिस्पेक्ट के आधार पर होते हैं, अर्थात उनकी समाज में क्या स्थिति है। जैसे कि एक शिक्षक को अपने छात्रों से सम्मान पाने का अधिकार है, परंतु यदि ऐसे अधिकार उसको प्राप्त नहीं हो पाता तो इसके लिए वह न्यायालय में शरण नहीं ले सकता। अतः कुछ देशों के द्वारा नैतिक अधिकारों को अधिकारों की श्रेणी में नहीं माना गया है। और दूसरा होता है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार का अर्थ हुआ कि जिसमें राज्य अपने नागरिकों के अधिकतम व्यक्तित्व विकास के लिए अधिकार देता है, वह कानूनी अधिकार होंगे। और इन कानूनी अधिकारों को हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक सामाजिक या नागरिक अधिकार कहते हैं और दूसरा होता है राजनीतिक अधिकार। तो अभी हम कुछ सामाजिक अधिकारों के बारे में जानते हैं। इसमें पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या हुआ, जैसे कि आप लोग सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। समानता का अर्थ हुआ कि नागरिकों में समान भाव से इस अधिकार को प्रदान किया जाए, अर्थात उनके रंग, रूप, वेशभूषा, भाषा आदि को, आर्थिक स्थिति आदि को देखकर ये अधिकार प्रदत्त न हो, बल्कि सभी नागरिकों को समान रूप से इनको प्रदाय किया जाए। और इसके अंतर्गत मुख्यतया, वैसे तो बहुत सारे अधिकार है, परंतु मुख्यतया हम ले सकते हैं राजनीतिक समानता का अधिकार। राजनीतिक समानता का अधिकार का अर्थ हुआ कि जैसे जब आप 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेते हो तो आपको वयस्क मताधिकार प्राप्त हो जाता है, और अधिक उम्र प्राप्त करने के बाद अब राजनीति में अपनी इच्छानुसार यदि आप में योग्यता है तो पद प्राप्त करने के लिए आपको यह अधिकार है, अर्थात आप राजनीति में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हो गया राजनीतिक समानता का अधिकार। इसमें भी नागरिकों को समान रूप से अधिकार दिए गए, समानता का व्यवहार किया गया है। इसमें स्त्री पुरुष या जाति, भाषा, वर्ण वगैरह को नहीं देखा गया है। और दूसरा है सामाजिक समानता का अधिकार। सामाजिक समानता का अर्थ क्या हुआ कि इसमें समाज में अलग अलग प्रकार के धर्म, जाति, भाषा के लोग रहते हैं, तो उनके अलग होने से अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात समाज में रह रहे हैं, देश के नागरिक हैं, अतः इनको सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं और यह अपने इच्छानुसार समाज में रहकर समाजोपयोगी कार्य करते हुए अधिकारों को प्राप्त कर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। अगला है आर्थिक समानता का अधिकार। आर्थिक समानता का अधिकार भी सरल सी बात है कि नागरिकों को अपने जीवन यापन करने के लिए जो भी वो रोजगार करना चाहते हैं, जो कि देश के अनुकूल हो, अनैतिक तरीके से नहीं किया गया हो, वह कार्य वो कर सकते हैं, यानी उनको रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। और यह भी है कि यदि किसी स्थिति में
वे अपंग हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्य को उनकी आर्थिक सहायता करना चाहिए। यह भी है यह सब क्या आएगा आर्थिक समानता के अधिकार के अंतर्गत। अर्थात प्रत्येक नागरिक को इस प्रकार का अधिकार प्राप्त है कि वह अपने कार्य के दौरान विश्राम भी ले सकता है और समान पद पर समान वेतन भी इनको मिला जाए। इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, अर्थात भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अगर ये इस प्रकार का अधिकार प्राप्त है तो यह किसके अंतर्गत आएगा? आर्थिक समानता के अधिकार के अंतर्गत। अब दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, अर्थात वह जो भी कार्य करता है वह यदि स्वतंत्रता पूर्वक करता है, नियमों का उल्लंघन किए बिना, तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है और यह सफलता समाज और राष्ट्र के हित में होती है। तो एक संपूर्ण प्रभुत्व जो राष्ट्र होता है वह अपने नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए स्वतंत्रता का भी अधिकार देता है। और यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पहला आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति की अपनी क्वालिटी होती है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ ये हुआ कि वह अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय चुन सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अपने निजी गुणों का विकास कर सकता है, क्योंकि उसके जो ये गुण है वो उनका प्रदर्शन वो निश्चित रूप से समाज में ही करेगा और उसके इन उद्देश्यों की प्राप्ति भी समाज में ही होगी और यह समाज के हित में ही होगी। इस प्रकार उस नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देश के द्वारा, सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नागरिकों को अपने विचार प्रस्तुत करने, अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक नागरिक को समाज में स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने का अधिकार है, अर्थात वह लेख लिख सकता है, भाषण दे सकता है, पत्रिकाओं में लिख सकता है, परंतु उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी किसी भी बात से विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो, देश की सीमाओं का उल्लंघन न हो। इस बात को यदि ध्यान में रखकर किया जाता है तो नागरिकों को अपने विचारों और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको अंतःकरण की स्वतंत्रता भी कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार धर्म को मान सकता है, धर्म का आचरण कर सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का धर्म को बदलने का या उसके अनुरूप कार्य करने का दबाव नहीं डाला जा सकता। तो यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। समुदाय निर्माण का अधिकार। आप जानते ही हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता और अपने हितों के लिए वह समुदाय की स्थापना करता है, अर्थात एक से अधिक लोग आपस में मिलकर कोई कार्य करते हैं। तो राष्ट्र समुदाय निर्माण करने का भी अधिकार देता है। इसके लिए वह धार्मिक, राजनीतिक और व्यावसायिक प्रकार अन्य प्रकार के संगठनों का निर्माण कर सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो संगठन है यह देश विरोधी कार्य न करे। नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में नैतिक गुण होते हैं और राष्ट्र उनके नैतिक गुणों का दमन नहीं कर सकता। अर्थात यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से बिना लालच के कोई कार्य करना चाहे तो उस पर इन लालच को से संबंधित कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। अर्थात यदि वो ईमानदारी से काम करना चाह रहा है तो उसके इस कार्य में कोई भी बाधक नहीं बन सकता। यह होती है नैतिक स्वतंत्रता का अधिकार। कानूनी अधिकारों में अगला हम पढ़ते हैं रोजगार का अधिकार। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक नागरिक को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है, अर्थात वह शिक्षित है तो वह संबंधित पद के लिए उचित रहता है तो उसे वह पद प्राप्त करना तथा समान पद समान वेतन प्राप्त करने का उसको अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में यह समझा जाता है कि व्यक्ति को काम करने का अधिक से अधिक अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि वह अपना आर्थिक विकास कर सके और इसके साथ ही साथ वह समाज और देश का भी हित कर सके। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार वर्तमान में एक राष्ट्र का मूलभूत अधिकार है जिसमें प्रत्येक नागरिक को ये सुविधा प्रदान की जानी चाहिए कि वह शिक्षित हो सके
और जैसे कि जो प्राइमरी एजुकेशन होता है वह 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य होता है, अर्थात उनसे शुल्क नहीं लिया जाता पर उन्हें अनिवार्यतः यह पढ़ना पड़ता है। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार है। और यदि आपने अभी जाना होगा तो लड़कियों की शादी की उम्र जो 18 वर्ष थी वह उसे बढ़ाकर 21 वर्ष इसीलिए किया ताकि छात्राओं का अपना जो छूटी हुई शिक्षा है उसको वो पूर्ण कर ही वैवाहिक संबंध स्थापित कर सके, तो जिससे उनका भविष्य बन सके। तो इस प्रकार ये शिक्षा का अधिकार है। और जीवन का अधिकार का प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन जीने का अधिकार है, अर्थात उसके जीवन पर किसी अन्य का अधिकार नहीं हो सकता। वह नागरिक होने के कारण समान रूप से जीवन जीने का अधिकार है प्राप्त करता है। और तो और कुछ देशों में ऐसा भी है कि यदि कोई व्यक्ति अत्यंत गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो वह जीवन से परेशान है तो उनको मृत्यु तक का अधिकार दिया गया है। अगला है परिवार का अधिकार। जैसे कि रोजगार का अधिकार है वैसे ही नागरिकों को अपने परिवार बनाना एवं उसके पोषण करने का अधिकार है। उनकी सुरक्षा का अधिकार उसको है और इसके लिए राज्य उसकी सहायता करता है। तो ये हो गए इसके कानूनी अधिकार, जिसमें यदि नागरिकों को ये सारे अधिकार प्राप्त होते हैं और वह इनका स्वतंत्रता पूर्वक किंतु देश हित में ही कार्य करते हैं, उपयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में देश का विकास होता है। अब हम अगले देखते हैं राजनीतिक अधिकार। एक लोकतंत्रात्मक देश में जो कि नागरिकों के आधार पर ही बनता है तो वहां पर नागरिकों को भरपूर राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं। उनमें से पहला है मत देने का अधिकार, अर्थात वोट देने का अधिकार। यदि नागरिक ने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली है, वह भारत का नागरिक है या उस देश का नागरिक है जो अपराधी नहीं है, पागल या दिवालिया नहीं है, तो उसे वोट डालने का अधिकार है। निर्वाचित होने का अधिकार भी है। यदि पर्याप्त उम्र प्राप्त कर लिए, राजनीति में उसको विशेष रुचि है और राजनीति में जाकर वो देश हित में कार्य करना चाहता है, ऐसी स्थिति में उसे निर्वाचित होने का भी अधिकार प्राप्त होता है। इसमें किसी भी वेशभूषा, भाषा, लिंग वगैरह का प्रावधान नहीं है कि ये लोग इसमें नहीं आ सकते। सभी नागरिकों को यह राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार भी समस्त नागरिकों को है। यदि वो इसकी योग्यता रखते हैं तो वो उच्च से उच्च पद प्राप्त कर देश हित में, देश के विकास में कार्य कर सकते हैं। और आवेदन पत्र और सम्मति देने का अधिकार का अर्थ यह हुआ, यह भी नागरिकों का एक बहुत बड़ा अधिकार है कि यदि उनको कार्यपालिका, न्यायपालिका या अन्य किसी अधिकारी से शिकायत है तो ऐसी स्थिति में ये आवेदन दे सकते हैं और साथ ही साथ किसी विषय पर अपनी सम्मति भी प्रदान करने का अधिकार रखते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि इस प्रकार नागरिकों को इतने सारे अधिकार प्राप्त हो जाएं और वे सभी देशभक्ति से यह कार्य करें तो निश्चित रूप से वह देश विकास के चरम पर पहुंच सकता है। तो इस प्रकार आज हमने अधिकार के बारे में जानकारी ली कि अधिकार क्या है, कौन कौन से हैं, इनका स्वरूप क्या है। आगे भी हम कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।